नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सा यूपीएससी में। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था और डिस्कस किया था इससे पहले कि कौन सी ऐसी वजहें रहीं कि जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, कौन सी वजहें रहीं जो खामियां हमने प्लानिंग में छोड़ी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग करने के लिए जो सबसे पहला एलिमेंट सरकार कैसे प्लानिंग करती है, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर मार्केट इकोनॉमी भी है, जैसे हम ये समझते हैं कि नॉन मार्केट इकोनॉमी है, जब सरकार के अंडर में सब कुछ है तो प्लानिंग करना सरकार का सही है। लेकिन नॉन मार्केट इकोनॉमी अगर नहीं है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी है जिसमें हर आदमी के पास पैसा है, हर कोई अपना उद्यम कर रहा है, तो उसमें प्लानिंग की क्या ज़रूरत। जो आदमी जैसे पैसा कमा रहा है कमाए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सरकार का बहुत बड़ा रोल पड़ जाता है, किस तरीके से सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है। अगर आप प्राइवेट भी कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इस चीज़ को समझने के लिए आज सबसे पहले हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है संसाधन जुटाना, संसाधन इकट्ठा करना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन ये होता है कि कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप एक एक पिक्चर बनाना चाहते हैं या एक फोटो खींचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको संसाधन चाहिए, कैमरा चाहिए होगा। आप एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पेज चाहिए होगा, एक पेंसिल चाहिए होगी, कलर चाहिए होंगे, तो आप एक पेंटिंग बना पाएंगे। तो वो उस चीज़ के संसाधन है। अगर आप मान लीजिए कि घर में चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने में आपको कुछ संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, वो संसाधन आप इकट्ठा करेंगे। तो इसी प्रकार से देश में बहुत सारे संसाधन हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। अब संसाधन देश में जो इकट्ठा करती है सरकार, इस प्रकार से इकट्ठा करती है कि उन संसाधनों को इकट्ठा करके जो हम चाहते हैं करना, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव हम पूरा करना चाहते हैं, जैसे हम अपनी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम संसाधन इकट्ठा करते हैं। जैसे हमको चाय बनाना है तो कैसे हम चाय बनाएंगे, चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चाय के पहले संसाधन जुटाएंगे। तो संसाधन जुटाना थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पर हमने लिख रखा है संसाधन हम जुटाते हैं, खट से चीज़ों के संसाधन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर संसाधन कैसे, स्क्रीन को हमने जो है दिखाया आपको, संसाधन जुटाना एक काम होता है। सबसे पहला ज़रूरी काम यही होता है कि संसाधन हम इकट्ठा कर लें। संसाधन किस लिए इकट्ठा करते हैं कि जो हमने प्लान किया है, जो हमारी इच्छा है कि हमको ग्रोथ या डेवलपमेंट या हैप्पीनेस जो भी अपने देश में चाहिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी सामान की हमें आवश्यकता है, वो सामान इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं संसाधन जुटाना, या फिर उसे कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, ठीक। तो देखिए, संसाधन जुटाने में, संसाधन अगर देखा जाए तो संसाधन मुख्यतः क्या है, संसाधन पैसा ही है, ठीक है। मेन अल्टीमेट चीज अगर संसाधन में देखी जाए तो पैसा है, मनी है। अब हम बात ये करेंगे कि जब पैसा है संसाधन, ठीक है, तो पैसे का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता था पहले कि प्लानिंग कमीशन ने तय कर दिया कि स्टेट को इतना हम फंड देंगे, सेंटर को इतना हम फंड देंगे, सबके लिए प्लान बना दिया, और उसी का उपयोग करके, ठीक है, वित्त मंत्रालय सबको फंडिंग करता था या रिसोर्स मोबिलाइज करता था। संसाधन कैसे जुटाता था और कौन जुटाता था, इसके बारे में देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वित्त मंत्रालय जो हमारा था, यानी कि जो हमारा वित्त मंत्रालय है,
इस बात को आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि यह है वित्त मंत्रालय। तो ये क्या करेगा, ये पैसा देगा स्टेट को यानी राज्य को, स्टेट को, और केंद्र को यानी सेंटर को। तो आप इस बात को समझ गए कि केंद्र और राज्य को पैसा कौन दे रहा है, वित्त मंत्रालय दे रहा है। तो यानी कि इन दोनों के लिए संसाधन जुटाने का काम कौन कर रहा है, वित्त मंत्रालय इन दोनों के लिए संसाधन जुटाने का काम कर रहा है। और ये कर किस आधार पर रहा है, इसको भाई प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन इसको जो गाइडलाइंस दे रहा है उसके आधार पर ये सारा काम करता है, प्लानिंग कमीशन के निर्देशों के आधार पर। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो भी बात बताएगा उसको हमारा वित्त मंत्रालय एज इट इज फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये वित्त मंत्रालय प्लानिंग कमीशन के निर्देशों को फॉलो करता है। अब फंड हमारे देश में लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फंड है। फंड कितना है, पैसा कितना है, पैसा उतना है जितना हमको पिछले साल मुनाफा हुआ है, यानी पिछले साल की जो हम बचत है उसको हम इस साल इन्वेस्टमेंट के तौर पर यानी निवेश के तौर पर लगाएंगे और उससे हम इनकम गेन करने की कोशिश करेंगे। इस साल जो हमारा बचेगा उसको हम अगले साल निवेश करेंगे। तो इस प्रकार से फंड होता है। अब जब हम रिसोर्स मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो इसको जो है सरकार 4 भागों में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए 4 एजेंट्स, इकोनॉमिकल एजेंट्स हैं, उनका ध्यान रखती है कि आर्थिक जो काम करने वाले एजेंट हैं, एजेंट मतलब जो काम करने वाला है, जैसे दलाल होता है, तो उस तरीके से काम करने वाला जो है उस एजेंट का ध्यान रखती है। तो कौन से एजेंट का ध्यान रखती है, उन चारों के बारे में जरा सा हम डिस्कस करेंगे। तो वो एजेंट्स हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, वो एजेंट्स है। पहला तो भारत सरकार खुद है एक एजेंट, भारत सरकार का मतलब यहां पर है केंद्र सरकार से। फिर राज्य सरकार, ये दो हो गए सरकारी। फिर इसके बाद प्राइवेट, निजी क्षेत्र वाले हो गए, प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद सामान्य जनता या जनरल पब्लिक जो होती है उसके बारे में हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत सरकार किस प्रकार से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का काम करती है। तो देखिए भारत सरकार के पास 2 लक्ष्य होते हैं, 2 लक्ष्य होते हैं। पहला तो आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य होता है। पहला क्या लक्ष्य होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। ठीक है, दूसरा सामाजिक लक्ष्य यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल स्टेटस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सामाजिक क्षेत्र में लक्ष्य हैं, सोशल सेक्टर के लक्ष्य हैं। पहला क्या लक्ष्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मतलब हमारे देश में रोड होनी चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए, घर अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, ये सब बिछाने का काम ये केंद्र का हो गया। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे उसने ध्यान दे दिया। दूसरा उसने दे दिया ध्यान सामाजिक क्षेत्र पर, मतलब हमारे जनता के पास आय हो इतना कि उसके जीवन का स्तर ऊपर उठे, पहली चीज। दूसरी चीज उसके पास शिक्षा हो और उसके पास स्वास्थ्य हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो होता है उसका जो भी खर्चा आता है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, पहले आप ये देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को चलाने के लिए एक तो यातायात की ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने के लिए कोई पत्राचार या कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोन का माध्यम, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पावर की ज़रूरत पड़ेगी, पावर मतलब डीजल, बिजली या कोयला, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से टेक्निकल कुछ नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, जो पैसा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जो पैसा आता है उसके बारे में ज़रा सा हम डिस्कस करेंगे कि वो पैसा आखिर आता कहाँ से है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो पावर की यानी शक्ति की। शक्ति का मतलब ये मत समझ, गलत मत निकाल लीजिएगा, शक्ति का मतलब क्या है कि यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि इससे है। ठीक है, प्लस
इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरत पड़ेगी यातायात, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्टर में जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से पत्राचार, पत्राचार या टेलीफोन या कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत के किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, सामाजिक लक्ष्य की ओर अगर ध्यान दें, ये हो गया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आवश्यकताएं, ठीक। अगर हम सामाजिक लक्ष्यों की तरफ ध्यान दें तो हम देख पाएंगे कि भाई सामाजिक लक्ष्य जो हैं उसमें क्या क्या लक्ष्य हैं। शिक्षा, शिक्षा बढ़ानी है, उसके लिए टीचर उचर की जरूरत पड़ेगी, प्लस स्वास्थ्य, इसके लिए डॉक्टर वाक्टर की जरूरत पड़ेगी, प्लस जीवन स्तर। लोगों का आप बताइए, अब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों का यदि जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति है, एक समाज है, वहां के लोगों का आप जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, तो अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इसके आधार पर बताइए कि जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, आपने अगर सही जवाब दिया है तो बिल्कुल बहुत ही आपको बधाई। इसका सही जवाब है कि हम इसके लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लोगों को देंगे। रोजगार जब देंगे तो वो पैसा कमाएंगे और उनके जीवन का स्तर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्तर आपको ऊपर उठाना है तो आप उसे रोजगार दीजिए। जब रोजगार कोई व्यक्ति पाएगा तो पैसा कमाएगा और पैसे से अपने जीवन के स्तर को खुद ब खुद ही ऊपर उठा लेगा, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर जो भी पैसे खर्च होने हैं, जो भी फंड खर्च होना है, वो फंड कहाँ से आता है? वो वित्त मंत्रालय से आता है। वो फंड वित्त मंत्रालय से आता है। तो वित्त मंत्रालय में ऐसे ही कहीं से नहीं आ जाता है, बल्कि वित्त मंत्रालय का एक है प्लान फाइनेंस 2 डिवीजन। ये आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये अपने तरफ से ही ये बात जान लेनी है कि एक प्लान फाइनेंस 2 डिवीजन है, वहां से आता है। कहां से आता है भाई? प्लान फाइनेंस 2 से, यह वित्त मंत्रालय के प्लान फाइनेंस 2 डिवीजन से, प्लान फाइनेंस 2 विभाग से इसके लिए पैसा आता है। ये बात मैंने आपको बता दी और आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात पे जरा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आगे की मैं बात आपको बताना चाहता हूं। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के 3 खर्चे होते हैं। इसको 3 जगह से इसको खर्चे मिलते हैं। 3 जगह से इसको अपना फंड प्राप्त होता है। इसके भी खर्चे किसी तरीके से होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको भी डेवलप करना होता है और सोशल सेक्टर को डेवलप करना होता है। कुछ और भी काम होते हैं जो राज्य सरकार करती है, काम आप बाद में भी देख लेंगे। लेकिन इसको फंड कहाँ से मिलता है, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार को फंड कहाँ से मिलता है? सबसे पहली जगह तो जहाँ से फंड मिलता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ 3 जगहों से इसको फंड प्राप्त होता है, ठीक है। 3 जगहों से राज्य सरकार को फंड मिलेगा, ठीक। तो वो 3 जगहें आप देख सकते हैं। पहले तो केंद्र सरकार से ही डायरेक्ट इसको फंड मिल जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकार को पैसा दे देती है। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा। केंद्र सरकार किस तरीके से पैसा देती है? 2 तरीके से पैसा देती है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट कुछ स्कीम चलाती है केंद्रीय, स्कीम से पहले जरा सा हम पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि और मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से उधार डायरेक्ट राज्य सरकार ले सकती है। तो केंद्र सरकार से जो उधार लेती है उसे वित्त मंत्रालय के प्लान फाइनेंस 1 डिवीजन से दिया जाता है। केंद्र सरकार से अगर डायरेक्ट उधार ले रही है राज्य सरकार, तो वित्त मंत्रालय के प्लान फाइनेंस 1 से
इसको यहाँ पर पैसा मिलेगा। प्लान फाइनेंस 2 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल जो वो है वो खुद ले रहा है, ये आपने देखा। अब ये कहाँ से ले रही है? ये भाई ले रही है प्लान फाइनेंस 2 डिवीजन से, ठीक है। प्लान फाइनेंस 1 से केंद्र सरकार से अगर उधार लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि कुछ केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और एक होती है केंद्र क्षेत्र योजना, इन दो जगहों से केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्र क्षेत्र योजना, इन दो जगहों से पैसा आता है डायरेक्ट सरकार को। इन दो योजनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनको सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी कहते हैं। तो CSS नाम से इनको जाना जाता है। फिर अपने संसाधनों से भी राज्य सरकार पैसा कमाती है, जैसे कि टैक्स लेकर के कमाती है। दूसरी चीज, अपने संसाधनों से किस तरीके से लेती है? टैक्स लेकर के पैसा कमाती है। दूसरी चीज, हमने आपको FRA के बारे में पहले ही बताया है। FRA अब आ चुका है। FRA का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास कर देती है तो वो किसी से भी उधार ले सकती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया 2003 में आया हुआ था, ठीक है। तो इस एक्ट को फॉलो करते हुए अब ये ले सकती है किसी से भी उधार, कितना भी उधार, मतलब बाजार से, मार्केट से उधार ले सकती है। मार्केट से उधार किस तरीके से लेती है? अपने किसी भी सेक्टर को प्राइवेटाइज करके कुछ उसके शेयर्स बेच करके उधार लेती है। तो आपके सामने क्या हो गया? अपने संसाधनों से, यानी टैक्स से। जैसे कि बस अगर चल रही है तो बस अगर सरकारी चल रही है तो उससे पैसा कमाएगी सरकार। दूसरा क्या करेगी? FRA है, FRA का उपयोग करेगी और उधार उससे फट से पा जाएगी। यानी कि अपना कोई उसने एसेट बेच दिया, कोई भी एसेट हो सकता है वो। आप मान लीजिए कि सरकार के पास एक म्यूजियम है मान लीजिए, और म्यूजियम उसने लीज पर दे दिया किसी को, तो लीज पर देगी तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से, या कोई भी पर्यटन स्थल है उसको लीज पर दे दिया। लीज पर देने से तो सरकार को बहुत फायदा होता है, जिम्मेदारी से भी बच जाती है। अगर उसमें कोई क्षति हुई या घाटा हुआ, कोई भी चीज़ हुई, तो उसे प्राइवेट के मत्थे चढ़ जाएगा, तो जिम्मेदारी से बच जाती है सरकार। तो इसलिए अपने जो भी सरकारी चीज़ें हैं उनके सभी शेयर्स को बेच करके सरकार पैसा कमा सकती है। और FRA जिसने पास कर लिया वो बिल्कुल इस चीज़ का उपयोग कर सकता है। यानी कि ये किस तरीके से पैसा कमाएंगे? एक तो अपने संसाधन से, एक FRA अगर पास कर लिया है तो मार्केट से उधार ले लेंगे, कोई अपनी ज़मीन या कोई भी अपनी एसेट को बेच करके। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बिजली विभाग को सरकार ने प्राइवेटाइज किया है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इसी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र योजना होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, उनमें डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा पैसा आता है। दूसरा, केंद्र उधार देता है अगर, तो इन तीन चार चीज़ों से केंद्र से राज्य को पैसा मिलता है। आप धीरे धीरे आगे और भी जानेंगे कहाँ कहाँ से केंद्र राज्य को पैसा देता है, ठीक है। इसके बाद हम अब निजी क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो निजी क्षेत्र को किस तरीके से पैसा मिलता है, इसमें देखिए क्या मैंने लिखा है कि ऐसी फिस्कल नीति का उपयोग करती है सरकार कि पैसा एक जगह इकट्ठा ना हो सके, ठीक है। ऐसा कर संरचना या टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगी कि जिससे पैसा एक जगह इकट्ठा ना हो सके। इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर को पैसा मिलता है। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए सरकार ने पिछले साल GDP में 100 रुपया कमाया, ठीक है। एक आप कल्पना करिए कि 100 रुपया सरकार ने पिछले साल कमाया GDP में। अब कुछ इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसलिए वो 100 रुपया अब 120 हो चुका है, ठीक है। अब सरकार ने 80 रुपया सरकार ने ले करके